Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Let's get started. Beginning with the 71st question. As you know, we have already covered 70 question in our previous video. If you have not watched, please visit all of that. That will enhance your knowledge regarding environment and ecology syllabus. And friends, I have already covered question of the political science, economics, history, geography. If you have not watched, please visit all of that. That will enhance your knowledge regarding competitive syllabus. 71वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. विद रेफरेंस टू द प्रोजेक्ट लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट. आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि ये इनकरेक्ट पूछा गया है या करेक्ट पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है. और जैसे आप साथ के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ ए प्रोजेक्ट टू री इंट्रोड्यूस द अफ्रीकन लायन स्पीसीज इन इंडिया. क्या जो अफ्रीकन लायन स्पीसीज हैं उनको री इंट्रोड्यूस, मतलब एक तो होता है इंट्रोड्यूस, री इंट्रोड्यूस मतलब दोबारा से इंट्रोड्यूस करना, उसके लिए है. सेकेंड स्टेटमेंट है, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान इज वन ऑफ द साइट्स दैट हैव बीन चूजन फॉर द लायन रीलोकेशन प्रोजेक्ट. मतलब क्या सीता माता जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो रीलोकेशन के लिए एक साइट है उनमें से. आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा आंसर करेक्ट है. और ये क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइड किए हुए हैं. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं, डी नाइदर वन नो टू कोई सा भी ठीक नहीं है. सॉल्यूशन इसका ए है. मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही पूछा गया था इसमें. द प्रोजेक्ट लाइन वाज लॉन्च टू प्रोटेक्ट एशियाटिक लाइन्स. ये अफ्रीकन लाइन्स के लिए नहीं है, एशियाटिक लाइन के लिए है, जिसका आपको पता है कि ये गुजरात में पाया जाता है. हुज लास्ट रिमेनिंग वाइल्ड पॉपुलेशन इज द लैंडस्केप ऑफ द, गुजरात में बचा हुआ है गिर में, जो इट सिक्स टू क्रिएट फ्री रेंजिंग ऑफ द लायन पॉपुलेशन विद गुजरात एंड इंडिया टू काउंटर लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी विद द एशियाटिक लायन. जो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि 6 लोकेशन है इनकी जिनके लिए रीलोकेशन के लिए बताया गया, सिलेक्ट किया गया था. जैसे माधव नेशनल पार्क एमपी. इससे वन लाइनर भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि माधव नेशनल पार्क कहाँ पे, एमपी में. तो आपको क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देखना, जो भी मैं बातें बता रहा हूँ इससे आपके हर एक एग्जाम के सिलेबस कवर हो जाएगा. जो सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मुकुंदरा टाइगर हिल्स टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी में है, और कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है. जैसोर बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एडजॉइनिंग लैंडस्केप ऑफ गुजरात. जैसोर और बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी गुजरात में है. तो यहाँ पे रीलोकेशन ऑफ द एशियाटिक लाइन के बारे में बात की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 72 क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिस पे मान लो हमारे फ्रिज पे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हैं या टीवी पे स्टार रेटिंग आती है, तो वही स्टार रेटिंग के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होती है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003. सेकेंड स्टेटमेंट है कि इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी. क्या MNRE के अंडर काम करता है या जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का है, क्या उसके थ्रू ये बनाया गया है. थर्ड स्टेटमेंट है, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज रिड्यूसिंग द एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. इसमें बताया कि एनर्जी इंटेंसिटी है, ज़्यादा खर्च होती है तो उसको कम करना ही क्या इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ए है थर्ड ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड सेकेंड, और डी है फर्स्ट एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन ए है. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये 2001 का एक्ट है, प्रोविजन ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001. एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बना था. सेकेंड स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करता है ये. थर्ड स्टेटमेंट है, द मिशन ऑफ द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज टू असिस्ट, मदद करना इन डेवलपिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी विद ट्रस्ट ऑन सेल्फ रेगुलेशन एंड मार्केट प्रिंसिपल विद द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001
with the primary objective of reducing energy intensity of the Indian economy। कि इसका प्राइमरी मोटिव ये है कि जो एनर्जी एफिशिएंसी ठीक करना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम होगा तो हमें ज़्यादा कार्बन एमिशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा थर्मल से जो है, मान लो कोयला जला के या हाइड्रो जो अपना पानी से बनाई जाती है, बट मोस्टली अपनी कोयले से जला के बनाई जाती है थर्मल से, जिससे क्या है ज़्यादा कार्बन एमिशन होगा, हमारा पोल्यूशन ज़्यादा होगा। तो उसको कम करने के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी लाने के लिए यही ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। 73rd क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कैन बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पोल्यूटेंट फॉर द अकरेंस ऑफ द बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट दी गई हैं जो पोल्यूटेंट हैं। व्हाट कैन बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोल्यूटेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं बायोमैग्निफिकेशन होने के लिए। क्या सोल्यूबल इन वाटर होना चाहिए, बायोलॉजिकल एक्टिव होना चाहिए, सेकेंड है शॉर्ट लिव, मोबाइल चलने वाला, शॉर्ट लिव कम जिंदगी वाला। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड, सी है सेकंड एंड फोर्थ, डी है चारों ठीक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अक्यूमुलेट सर्टेन केमिकल्स इन द लार्ज कंसंट्रेशन। बायोमैग्निफिकेशन का क्या अर्थ है कि एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अक्यूमुलेट सर्टेन केमिकल्स इन लार्ज कंसंट्रेशन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है छोटे छोटे, उनका अक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, कोई सर्टेन कुछ निश्चित केमिकल हैं लार्ज कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, इनकरेक्ट है। इन ऑर्डर फॉर द बायोमैग्निफिकेशन टू अकर द पोल्यूटेंट शुड बी सोल्यूबल इन फैट नॉट इन वाटर। मतलब जो आपकी फैट में घुलने वाला होना चाहिए ऑर्गेनिज्म है जो पोल्यूटेंट है, नॉट इन द वाटर, बिकॉज इफ दे विल बी सोल्यूबल इन वाटर देन इट विल बी एक्सक्रीटेड बाय द ऑर्गेनिज्म। मान लो पानी का थ्रू, जैसे हम पानी में हमारी कोई मान लो ऑर्गेनिज्म चला गया जिससे बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, तो हमने पी लिया तो वो हम एक्सक्रीट कर देंगे बाथरूम के थ्रू, हमारे अंदर रहेगा नहीं वो। बट बायोमैग्निफिकेशन सोल्यूबल इन फैट होता है, जिससे हमारे अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है, जिससे हमारे अंदर बीमारियां बनती हैं। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। पोल्यूटेंट कैन बी बायोलॉजिकल एक्टिव और इनएक्टिव, दोनों हो सकता है। बायोलॉजिकल एक्टिव और इनएक्टिव दोनों हो सकता है फॉर द अकरेंस ऑफ द बायोमैग्निफिकेशन। द डिफरेंस इज इट इफ ए पोल्यूटेंट इज नॉट एक्टिव बायोलॉजिकल, मतलब बायोलॉजिकल एक्टिव नहीं है, ऑल्दो इट मे बी बायोमैग्निफाई, इट विल नॉट क्रिएट एनी हार्म इट इफ इट इज बायोलॉजिकल एक्टिव, इफ इट विल हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर इनएक्टिव है, वो बायोलॉजिकल इनएक्टिव है तो हार्म नहीं पहुंचाएगा, पर बायोमैग्निफिकेशन हो जाएगा, आपके शरीर में एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगर वो बायोलॉजिकल एक्टिव है तो वो आपके शरीर को हार्म भी पहुंचाएगा। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसमें बोला गया इन ऑर्डर टू बायोमैग्निफिकेशन टू अकर द पोल्यूटेंट मस्ट बी लॉन्ग लिव्ड, मतलब लंबी लाइफ होनी चाहिए। बिकॉज इफ द पोल्यूटेंट इज शॉर्ट लिव इट विल बी ब्रोकन डाउन बिफोर इट कैन बी बिकम डेंजरस, मतलब डेंजरस बनने से पहले वो खत्म हो जाएगा, तो शॉर्ट लिव होगा तो ज़्यादा वो नहीं रहेगा। फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। इन ऑर्डर फॉर बायोमैग्निफिकेशन टू अकर द पोल्यूटेंट मस्ट बी मोबाइल, बिकॉज इफ दे आर नॉट मोबाइल इट विल स्टे इन वन प्लेस एंड इज अनलाइकली टू बी टेकन अप बाय ऑर्गेनिज्म। अगर वो एक जगह पड़ा रहेगा तो आपके शरीर में ज़्यादा बायोमैग्निफिकेशन इकट्ठा नहीं होगा, पर मोबाइल होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला होना चाहिए, जिससे ही पोल्यूशन बढ़ता है शरीर में, जिससे ही बीमारी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिलीज्ड एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिसेंटली। एक इंडेक्स बनाया गया है, न्यूज़ में आया था, जो एक्सपोर्ट, मान लो हम निर्यात करते हैं, उसका प्रीपेयर्डनेस कितना निर्यात करने का इंडेक्स है, 2020 में आता ये। तो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है नीति आयोग ने बनाया था क्या, सेकंड है वर्ल्ड बैंक ने, थर्ड है सी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया था। आप अपना आंसर मार्क कीजिए, इसका ए आंसर करेक्ट है, नीति आयोग ने बनाया था ये। एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स हैज़ बीन रिलीज बाय द नीति आयोग इन द पार्टनरशिप विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिवनेस। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, नीति आयोग ने बनाया था। द स्ट्रक्चर ऑफ द ईपीआई, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स है, उसके 4 पिलर हैं। एक तो पॉलिसी क्या है, मतलब आपकी पॉलिसी ठीक होगी तभी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जैसे एक्सपोर्ट को इंसेंटिव देते हैं, तो वैसे ही पिलर्स हैं इसके 4, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सकता है। पॉलिसी बना के, बिजनेस इकोसिस्टम, मतलब बिजनेस का आपको इकोसिस्टम दे दें, या
उसके कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देते हैं जिससे आप बिजनेस करने लायक हो जाओ। एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव देने चाहिए गवर्नमेंट को। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट की कितनी परफॉर्मेंस हो रही है, 4 पिलर हैं। इन्हीं के बेस पे हमने सिटियों को अलग अलग से डिफाइन किया है कि कौन सा सिटी अच्छा कर रहा है एक्सपोर्ट के मामले में, कौन सा नहीं कर रहा है। और 11 सब पिलर हैं, 4 मेन पिलर हैं और 11 सब पिलर हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की पॉलिसी बनाई गई है या नहीं। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, बिजनेस एनवायरनमेंट दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी, एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड सपोर्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ ओरिएंटेशन। की फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या थी? गुजरात ने टॉप किया है 2020 के जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में, और महाराष्ट्र उसके बाद तमिलनाडु 3rd नंबर पे। अदर स्टेट्स हैव आल्सो मेड इट द टॉप 10 इंक्लूड राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला ने भी टॉप 10 में ये सिटी आते हैं जिन्होंने अपने आप को एक्सपोर्ट के मामले में प्रमोट किया है। ऑन द होल ऑफ द इंडिया हैज स्कोर्ड एन एवरेज 39 ऑन द इंडेक्स। पूरे इंडिया ने 39 किया है इंडेक्स में परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द डिसएडवांटेज ऑफ द मिनिमम टिलेज। मतलब हम बोलते हैं कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करना चाहिए जिसमें मान लो ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ नहीं करने चाहिए, या हम बोलते हैं जीरो टिलेज, कम अपनी खेती को जोतना चाहिए, जिससे क्या क्या डिसएडवांटेज हैं अगर हम कम जोतते हैं तो खेत को, और उसके बेनिफिट क्या क्या हैं उसमें ये दिए गए। फर्स्ट इसमें डिसएडवांटेज पूछा गया, तो फर्स्ट है सोइंग ऑपरेशन आर डिफिकल्ट विद ऑर्डिनरी इक्विपमेंट। ये बोला गया कि अगर हम बीज को बुआई कर रहे हैं या बो रहे हैं तो उससे क्या है, हाई फाई जो इक्विपमेंट चाहिए, नॉर्मल इक्विपमेंट से काम नहीं चलेगा। सेकेंड स्टेटमेंट, सीड जर्मिनेशन इज लोअर देन द मिनिमम टिलेज। जर्मिनेशन जैसे आप मान लो दूध से दही बनता है, ऐसे फर्टिलाइजेशन मान लो, तो जर्मिनेशन मतलब आपके उससे बीज से पौधे बन रहे हैं तो उसमें क्या लोअर रहता है क्या, अगर मिनिमम टिलेज होगी तो मिनिमम आपका खेत जोता जाएगा। तो थर्ड है मोर रेजिस्टेंस टू दी रूट ग्रोथ ड्यू टू हार्ड सोयल स्ट्रक्चर। मतलब हार्ड सोयल स्ट्रक्चर रहेगी, हम जोतते हैं तो उससे नरम हो जाती है, उससे क्या ज़्यादा रूट जो जड़ें हैं ज़्यादा दूर तक फैलती हैं या नहीं। फोर्थ है इट नीड्स कंटिन्यूस यूज ऑफ हर्बिसाइड। हर्बिसाइड जो कीटनाशकों को नष्ट करते हैं, क्या उसका ये ज़रूरत है? करेक्ट आंसर बताइए इनमें से कौन सा है, और ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, सी है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ। इसका सॉल्यूशन बी है। जैसे मिनिमम टिलेज इन्वॉल्व सोयल डिस्टर्बेंस, मतलब अगर मिनिमम हम करेंगे जुताई तो हम सोयल डिस्टर्बेंस कम करेंगे टू ए मच लेसर एक्सटेंट, मतलब कम होगा एज कम्पेयर टू दी अदर associated with the conventional tillage. It aims at reducing tillage to the minimum necessary for ensuring a good seed bed. मतलब नॉर्मल खेत बीज उगने लायक हो जाए, ज़्यादा टिलेज नहीं करनी है। रैपिड जर्मिनेशन, जल्दी ही उसका मान लो अंकुरित हो जाए वो। ए सेटिस्फैक्ट्री स्टैंड एंड फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशन, तो क्या फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशन रहनी चाहिए, उसके लिए मिनिमम टिलेज है, कम जुताई करनी चाहिए। एडवांटेज क्या है इसके कम जुताई करने के? सोइल कंडीशन क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट रेसिड्यू इन सीटू। इन सीटू था मतलब जो पेड़ जहाँ पे उगा हुआ था उसको वहीं की वहीं उसकी जुताई हो जाएगी, तो उसकी डिकम्पोजिशन ज़्यादा डिकम्पोज हो जाएगा मिट्टी में, उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी। इसका एक बेनिफिट है। सेकेंड है हायर इनफिल्ट्रेशन कोज बाय द वेजिटेशन प्रेजेंट ऑन द सॉइल एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड रूट्स। मतलब फिल्ट्रेशन होता है, इनफिल्ट्रेशन, वेजिटेशन प्रेजेंट है, मान लो आपके छोटा मोटा वहाँ पे खरपतवार रह गए हैं तो वो वेजिटेशन बोलते हैं उसको। अगर वेजिटेशन आपका प्रेजेंट है तो नीचे धरती में कम जाएगा, जिससे क्या है मान लो आपकी जड़ें हैं वो गल जाएंगी, वहीं की वहीं डिकम्पोज हो जाएंगी, डेड रूट्स हैं जो पहले से ही मरी हुई है। और थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, लेस रेजिस्टेंस टू द रूट ग्रोथ ड्यू टू इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर। मतलब अगर हम देखें तो जो रूट है हमारी जड़ें हैं ज़्यादा ग्रोथ करती हैं जब कम टिलेज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कंपैक्शन। जैसे हमारा मान लो कुछ कई बार एनिमल के खुर भी चल जाते हैं अगर वो खेत में चलते हैं, कंपैक्शन मतलब जकड़ जाती है, हम बोलते हैं देसी भाषा में उसको, बिल्कुल टाइट हो गई है, उसमें बीज उगना मुश्किल हो जाता है। अगर वो हम उसका कुछ रोड रोलर वगैरह या कुछ ट्रैक्टर अगर वगैरह से करते हैं तो जुताई ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें कंपैक्शन ज़्यादा होता था, एक मिट्टी पैक हो जाती है आपस में, जड़ों को कम रास्ता मिलता है।
और इसीलिए ये एक नुकसान है। और डिसएडवांटेज ऑफ दी वो बेनिफिट है, मतलब हम अगर व्हीकल चलाते हैं तो ज़्यादा कंपैक्शन हो जाता है, अगर कम टीलेज होती है तो हमारे जड़ों को ज़्यादा ग्रो करने का मौका मिलता है। डिसएडवांटेज क्या है मिनिमम टीलेज के, जैसे सोइंग ऑपरेशन आर डिफिकल्ट विद द ऑर्डिनरी इक्विपमेंट, इसके लिए लेटेस्ट इक्विपमेंट चाहिए। जैसे हम गेहूं की खेती के लिए अलग से मशीन चाहिए, नॉर्मल मशीन से काम नहीं चलेगा अगर हम रेसिडुअल को ही साथ में जुताई कर रहे हैं तो। सीड जर्मिनेशन इज लोअर देन द विद मिनिमम टिलेज, मतलब कम बीज उगता है। जर्मिनेशन लोअर विद द मिनिमम टिलेज, अगर हम जुताई अच्छी करते हैं तो सारा बीज आपका उग जाएगा, अगर ज़्यादा बीज उसमें फेंकेंगे कम बीज उगेगा। फोर्थ है कंटिन्यूस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स बिकॉज ऑफ द पेरिनियल वीड्स, मतलब पूरे साल ही खरपतवार नष्ट नहीं होंगे, आप पेस्टिसाइड्स यूज करते रहोगे, कीटनाशक यूज करते रहोगे, हर्बिसाइड भी यूज करते रहोगे। इन मिनिमम टिलेज मोर नाइट्रोजन हैज़ टू बी एडेड एज द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इज स्लो, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर है उनका स्लो होगा डिकम्पोज, वो धीरे धीरे नष्ट होंगे, बट इसलिए हमें इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब यूरिया हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा खेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द ब्लैक कार्बन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ब्लैक कार्बन के बारे में स्टेटमेंट दिया। फर्स्ट है ब्लैक कार्बन इज द स्ट्रोंगेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ सनलाइट, ब्लैक कार्बन क्या ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। सेकंड है दे स्टे इन द एयर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हवा में ज़्यादा टाइम तक रहता है क्या ब्लैक कार्बन। थर्ड है प्रोजेक्ट सूर्या इज एम्ड द रिड्यूसिंग एट द लेवल ऑफ द ब्लैक कार्बन इन द एटमोसफेयर, प्रोजेक्ट सूर्या का काम क्या है, कार्बन कम करना काम है क्या एटमॉस्फेयर में। आप अपना आंसर मार्क कीजिए नीचे दिए हुए कोड में से। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकंड एंड थर्ड, डी है तीनों ठीक हैं। इसका करेक्ट आंसर बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि सॉलिड पार्टिकल एज एन एरोसोल, ब्लैक कार्बन क्या होता है सॉलिड पार्टिकल की तरह होता है, और या एन एरोसोल इट इज़ द स्ट्रोंगेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ द सनलाइट, इट डायरेक्टली हीट्स द एयर, ये ज़्यादा हीट आपका ब्लैक कार्बन एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दे डू नॉट स्टे इन द एयर फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बट इंस्टेड रिमेन्स जस्ट फॉर ए सेवरल डेज टू वीक, कम दिन के लिए ब्लैक कार्बन एनवायरनमेंट में रहता है, उसके बाद आपका फिनिश हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, प्रोजेक्ट सूर्या इज एम्ड एट रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ द ब्लैक कार्बन इन द एटमोसफेयर, प्रोजेक्ट सूर्या का काम है कि एटमोसफेयर में आपका कार्बन कम करे। 77वां क्वेश्चन देखते हैं। बोल चैलेंज, जर्मनी में बोन नाम की जगह है जहाँ पे चैलेंज बनाया गया था समटाइम्स इन द न्यूज़ रिलेटेड टू दी। ये है रिस्टोरेशन ऑफ द डिग्रेडेड लैंड, सेकंड है प्रमोशन ऑफ द बायोफ्यूल्स, जैव ईंधन के बारे में, या कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज का कंजर्वेशन करना है। डी है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट है क्या। तो इसका सॉल्यूशन ए है। बोन चैलेंज क्या है, इसमें बताया गया था कि जो डिग्रेडेड लैंड है और डिफॉरेस्टेड लैंड है, जहाँ से मतलब आपकी भूमि खराब हो गई है या वहाँ पे अपने जंगल काट दिए गए हैं, तो उसको वापस रिस्टोर करने के लिए 150 मिलियन हेक्टेयर 150 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को 2020 तक ठीक करना हमें, और 350 मिलियन हेक्टेयर 2030 तक करने हैं। इट इज़ ओवरसीन बाय द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन द फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन विद द IUCN एज इट सेक्रेटरीट। IUCN एंड जो ग्लोबल पार्टनरशिप और थी फॉरेस्ट लैंडस्केप रेजुलेशन और IUCN मिलके ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसका 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर करना है वर्ल्ड में डिग्रेडेड लैंड, और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को ठीक करना है, रिस्टोर करना है। 78 क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द एक्ट्स प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल बर्ड्स एंड प्लांट्स। इस एक्ट में क्या जो वाइल्ड एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल है या बर्ड्स और प्लांट्स के बारे में बताया गया है। सेकेंड है द एनिमल लिस्टेड इन द शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 2, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 द कैन नॉट बी हंटेड, इनको क्या शिकार नहीं किया जा सकता। थर्ड है द प्लांट्स इन द शेड्यूल 6 आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द कल्टिवेशन एंड प्लांटिंग। मान लो शेड्यूल 6 में जो प्लांट दिए उनको उनके कल्टिवेट नहीं करना, उगाना नहीं है या प्लांटिंग नहीं करनी है। इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, ए फर्स्ट है ए ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड, डी है तीनों ठीक हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल बर्ड्स एंड प्लांट्स।
ये जो एक्ट प्रोवाइड करता है जो प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल, बर्ड्स, प्लांट, सब की प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। शेड्यूल 1 और जो शेड्यूल 2 का पार्ट 2 है उसमें जो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है हंटिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल परमिटेड इन सर्टेन केसेज, कुछ केस में उनको परमिट किया जा सकता है। जैसे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रहता है जो आपका जंगल में फॉरेस्ट ऑफिशियल, तो उससे परमिशन लेके किसी भी, जैसे कोई अपनी ह्यूमन जाति के लिए या ह्यूमन लाइफ के लिए एक थ्रेट बन जाए तो उसको मारा जा सकता है। जैसे कई बार शेरों को मारने की अनुमति दी जाती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू, क्योंकि उनको मारा जा सकता है अगर वो मैनकाइंड के लिए डेंजर, खतरा बन जाए या डिसेबल हो जाए, बिल्कुल अपंग हो जाएं, या रिकवरी से करने की उनकी हिम्मत ना हो, इतने बीमार हो जाए वे। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द प्लांट्स इन द शेड्यूल 6 आर नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम द कल्टिवेशन एंड प्लांटिंग। जो शेड्यूल 6 में दिए हुए हैं वो प्लांट, उनको प्लांटिंग करने की परमिशन है। और ए पर्सन कैन कल्टिवेट दीज प्लांट्स विद ए प्रॉपर लाइसेंस ग्रांटेड बाय द अथॉरिटीज़। जो इसके शेड्यूल 6 में प्लांट्स दिए हुए उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा तब हम उगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको उगा नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल नी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हमने 3-4 दिन हो गए लगातार इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हुए। नेशनली मतलब कोई देश अपना डिटरमाइंड खुद डिसाइड करता है कंट्रीब्यूशन, मैं कितना कंट्रीब्यूशन करूँगा। ये पेरिस क्लाइमेट एक्ट से रिलेटेड है, एग्रीमेंट है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट एम्बोडीज, मतलब इसमें समाहित होते हैं एफर्ट्स बाय द कंट्रीज हु आर पार्टी ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट टू रिड्यूस एमिशन एंड एडॉप्ट क्लाइमेट चेंज। सेकंड है, सक्सेसिव नेशनल डिटरमाइंड contribution are submitted in every year meeting of the United Nations framework in the progression as compared to the previous national determined contribution. Third है, once accepted by the United Nations framework of the climate change convention, it is legally binding on the country to achieve the target submitted by them. क्या उनके ऊपर लीगली बाइंडेड होता है जो टारगेट दिए हुए नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के थ्रू। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है क्या पहला और दूसरा ठीक है, सी है पहला और तीसरा ठीक है, डी है क्या तीनों ठीक हैं। करेक्ट आंसर इसका ए है। ए में बताया गया है कि जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन और इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, एट द हार्ट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी रही थी 2015 में, उसका एक हार्ट है, मतलब उसकी जान है, उस जो एग्रीमेंट हुआ उसके। द लॉन्ग टर्म गोल्स टू बी अचीव्ड बाई इट, it embodies voluntary efforts by the each country to reduce emission and adopt to impacts of the climate change। मान लो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके बारे में अपने खुद देश अपना डिसाइड करता है कि मैं इतना कार्बन का एमिशन कम करूंगा इतने टाइम तक, वही ये है। और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसमें बोला गया जो इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आर सबमिटेड फॉर द एवरी 5 years टू दी, मतलब हर 5 साल में दिया जाता है, ना कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हर साल में होती है वहाँ पे दिया जाता है। 5 साल में इसके सेक्रेटरीट में बात पहुँचा दी जाती है UNFCCC के कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे। और द पेरिस एग्रीमेंट आल्सो प्रोवाइड्स द सक्सेसिव INDC शुड बी प्रोग्रेशन इज एज कम्पेयर टू द प्रीवियस। मतलब ये नहीं है जो हमने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दिया है कि हम इतना कार्बन एमिशन रोकेंगे, इससे आगे प्रोग्रेसिव होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। एंड ये 5 साल में एक बार दिया जाता है। अब 2020 में सबमिट होगा, हैज़ टू बी सबमिटेड इन 2020 हो गया है। एंड देयर आफ्टर इन एवरी 5 years, उसके बाद हर 5 साल में देंगे। द कंट्रीज आर नॉट लीगली बाउंडेड नहीं है सबमिट देम, हाउएवर दे आर लीगली बाउंड टू अलाउ टेक्निकल एक्सपर्ट टू ट्रैक देयर प्रोग्रेस। मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट उनकी प्रोग्रेस जांच कर सकते हैं, एसेस अचीवमेंट्स एंड डिटरमाइंड वेज टू स्ट्रेंथ एम्बिशन, और उसके तरीके ढूंढ सकते हैं उसको अपने चीज़ को प्रमोट करने के लिए जिससे कार्बन एमिशन कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोम। फर्स्ट है एस्चुरीज, सेकंड है मैनग्रूव, थर्ड है ग्रासलैंड, फोर्थ है डेजर्ट। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, बायोम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ए है थर्ड एंड फोर्थ, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है क्या चारों ठीक हैं। ए आंसर इसका करेक्ट है। पहले बायोम की डेफिनेशन देख लेते हैं। बायोम क्या होता है। बायोम रेफर्स टू द कम्युनिटी ऑफ द प्लांट्स और एनिमल, मतलब पशुओं की और पौधों की एक कम्युनिटी है, समुदाय है, दैट अकर्स नेचुरली इन एन एरिया ऑफन शेयरिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक टू द एरिया। मतलब उन्हें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है पशु में और पेड़ पौधों में, क्योंकि वो एक एरिया से बिलोंग करते हैं, उसको ही बायोम बोलते हैं।
द टेरिटोरियल मतलब जो पहाड़ों में रहते हैं टेरिटोरियल बोलते हैं। पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर इज डिविजिबल इनटू एनॉर्मस रीजन कॉल्ड बायोम्स विच आर द कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, एनिमल लाइफ एंड द जनरल सोइल टाइप। तो टेरेस्ट्रियल मतलब धरती का जो पार्ट है बायोस्फीयर दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इनॉर्मस रीजन बायोम्स बोलते हैं विच आर द कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ या जनरल सोइल टाइप के बेस पे ये बायोम बोला जाता है। एक्वेटिक सिस्टम्स आर नॉट कॉल्ड बायोम्स। एक्वेटिक जो सिस्टम है पानी के अंदर जो मैराइन लाइफ है उनको बायोम नहीं बोलते हैं। हाउएवर दे आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट लाइफ जोन्स विच रीजन्स ऑफ द रिलेटिव डिस्टिंक्ट प्लांट एंड एनिमल लाइफ। एस्चुरीज एंड मैनग्रोव आर द एग्जाम्पल ऑफ द एक्वेटिक सिस्टम। एस्चुरी जो बोलते हैं डेल्टा की तरह थोड़ा सा पतला होता है जहाँ पे उस एस्चुरी बोलते हैं, तो वो और मैनग्रोव जो मान लो हमने मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बात की है कि जहाँ पे नमी होती है, रेन रहती है, या मैनग्रोव दलदली टाइप में एरिया में रहते हैं, ऐसे पेड़ मैनग्रोव बोलते हैं उनको। तो एक्वेटिक सिस्टम के एग्जाम्पल हैं ग्रास लैंड एंड डेजर्ट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। ग्रास हो गई, ग्रास लैंड या डेजर्ट रेगिस्तान बायोम के एग्जाम्पल हैं। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। And friends, that is all for today. I will come tomorrow with more questions. And please share my video among your friends. As you know, it is like totally paid content I am providing within the free amount, so that the poor student and which are not able to purchase such type of course, they can utilize this in their life. Thank you friends. Bye.